नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग हिंदी जीआईसी जीडीसी मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लेक्चर 9th लेके आए हैं, जिसमें हम प्रश्नों की लेखन शैली और किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों का लेखन करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न नंबर है 17, इसमें दिया है कि अमीर खुसरो लोक चेतना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। अमीर खुसरो निश्चित रूप से लोक चेतना के कवि हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोहे, गीत के माध्यम से तत्कालीन समाज, लोक जीवन, संस्कृति और आम आदमी की भावनाओं, समस्याओं और हास्य विनोद को बखूबी दर्शाया है। भारतीय संस्कृति और फारसी संस्कृति के बीच सेतु का काम किया है और खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप देकर उसे लोकप्रिय बनाया, जिससे वे लोक साहित्य का अभिन्न अंग बन गए। अमीर खुसरो लोक चेतना के कवि जो निम्न प्रकार से हैं, इनके बारे में हम लिखेंगे। इन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने फारसी के साथ साथ खड़ी बोली अर्थात हिंदवी में खुलकर लिखा, जो आम लोगों की भाषा थी, और इसे साहित्यिक पहचान दिलाई। उन्होंने सामाजिक चित्रण किस प्रकार किया? उनकी कविताओं में तत्कालीन समाज, स्त्री पुरुष संबंध, उनके सुख दुख, प्रेम और सामाजिक द्वंद्वों जैसे परदेश जाने की पीड़ा हो गई का सजीव चित्रण मिलता है। इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियों का प्रयोग किया। उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ आज भी लोक परंपरा का हिस्सा हैं और मनोरंजन के साथ साथ लोक ज्ञान देती हैं। संस्कृति समन्वय। उन्होंने सूफीवाद, हिंदू दर्शन, लोक गीतों और शास्त्रीय संगीत का समन्वय किया, जिससे भारतीय संस्कृति की विविधता झलकती है। इनको तूते हिंद कहा जाता है। उन्हें हिंदी का तोता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा और संस्कृत से प्रेम किया और उसे अपनी रचनाओं में जीवंत रखा। जन संस्कृत से जुड़ाव। उनकी रचनाएं अभिजात वर्ग तक सीमित न रहकर जन जन तक पहुंची और लोक साहित्य का अभिन्न अंग बन गए। इस प्रकार हम उत्तर लेखन करेंगे। अगला प्रश्न है 18वां नंबर। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? स्पष्ट करते हुए सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर लिखेंगे। सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य का प्रारंभ 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक माना जाता है। सिद्धों में जो है सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोभिमपा, कड़ापा आदि मुख्य हैं।
इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी तथा अपभ्रंश में रचनाएं की हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि हैं। राहुल शंकराचार्य ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान तथा महायान थी। सिद्ध साहित्य महायान शाखा से संबंधित है, जिसमें जातिवाद और बाह्यचारों पर प्रहार किया गया है। इसमें देहवाद का महिमा मंडन और नारी साधना पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य के रचनाकारों में लुइपा सर्वश्रेष्ठ हैं। सिद्धों के चरम उत्कर्ष का काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। इनके प्रमुख स्थल श्री पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार थे। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्धों की रचनाओं की खोज पहले हरप्रसाद शास्त्री ने की। 1917 ईस्वी में इनकी वाणियों का संकलन बौद्ध गान और दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में इन्होंने किया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, नाथ संप्रदाय एवं प्रमुख नाथों का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित रूप है, जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ साथ शैव मत के कुछ विचारों को स्वीकार किया गया है। अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ जब विषय भोग में फंस गए थे, तब गोरखनाथ ने भाग मच्छंदर गोरख आया के सूत्र वाक का प्रयोग करते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान की। यह मुक्ति तात्विक अर्थ में सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति थी। नाथ शब्द का अर्थ भी यही है, जो मुक्ति प्रदान करे। गोरखनाथ इस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय में कुल 9 नाथ हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए हैं, जिनमें नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन आदि निम्नवत हैं। तथा इसी के साथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है, जिनमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद्रनाथ हैं। नाथों ने अपनी सांप्रदायिक धार्मिक मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा, वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य का सराहनीय गुण यह है कि इसमें सामाजिक विषमताओं तथा अनियंत्रित भोग वासनाओं का विरोध किया गया। इनकी सीमा यह है कि इसमें गृहस्थ जीवन व नारी का अवमूल्यन हुआ। आगे के हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव यह है कि कबीर जैसा महान कवि इसी परंपरा से निकला है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सर्वसम्मत से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो लिखेंगे, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा, किंतु
जिस एक नाम को लेकर अधिकांश विद्वानों में सर्वसम्मत दिखाई देती है वह है सिद्ध कवि सरापा। इनका समय 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनके नाम का सुझाव सर्वप्रथम महापंडित राहुल शंकराचार्य ने दिया। सरापा सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक 84 सिद्धों में से एक थे। उन्हें बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सरापा की रचनाओं में अपभ्रंश के साथ साथ हिंदी के प्रारंभिक रूप पुरानी हिंदी के दर्शन होते हैं, जिनके कारण इन्हें प्रथम कवि का दर्जा प्राप्त है। हालांकि सरापा को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है, परंतु फिर भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह मतभेद मुख्य रूप से हिंदी की समय सीमा और भाषा के स्वरूप को लेकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को तथा राम कुमार वर्मा अपभ्रंशिक कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यद्यपि विभिन्न विद्वानों के अपने तर्क और मान्यताएं हैं, फिर भी सरापा के नाम पर सर्वसम्मति ज्यादा बनी है। इस प्रकार इसका उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन पढ़ेंगे, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। अपने ग्रंथ के अनुसार शिव सिंह सेंगर ने पुष्य अथवा पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सेंगर ने पुष्य का समय 713 ईस्वी संवत 770 विक्रमी निर्धारित किया है। शिव सिंह सरोज की वर्णनात्मक पद्धति में लिखा गया है। शिव सिंह सरोज वर्णात्मक पद्धति में लिखा गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास इस ग्रंथ में नहीं किया गया। प्रायः यह कविवृत्त संग्रह है, न कि इतिहास। कवि विद्वान तो इसे कविवृत्त संग्रह भी नहीं मानते। कवियों के जन्म काल, जन्म स्थान आदि से संबंधित जानकारियां प्रायः संदिग्ध और बहुत अनुमानित है। कई स्थलों पर उनकी ऐतिहासिक चेतना पर किंवदंतियों और धार्मिक विश्वास हावी हो गए हैं। इस तरह पुष्य या पुंड को प्रथम कवि मानने का मत विवादित रहा है। कुछ आलोचकों का मानना है कि शिव सिंह सेंगर ने संभवतः अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत, जो 10वीं शताब्दी के हैं, को भ्रमवश पुष्य या पुंड कह दिया होगा। शिव सिंह सेंगर के बाद वाले प्रमुख इतिहासकारों जैसे रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरापा को अधिक मान्यता दी है, जिनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।
इन सब के बावजूद शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में एक नींव का पत्थर साबित हुआ, जिसने बाद के इतिहासकारों को सामग्री और दिशा प्रदान की। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे और अगले प्रश्नों के उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।